आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया इस चीज़ के एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 361 उन्हें इम्यूनिटी देता है इस इस आर्टिकल 14 से। तो सबसे पहला पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड वेट एवर बी इज रैंक और पोजीशन नो वन इज अबव द लॉ। इसमें अगर कोई भी आदमी हो सब इक्वल हैं लॉ के नज़र में, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। इसमें एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनीवन, कि स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं है, चाहे कोई पीएम हो, सीएम हो या कोई वो हो, उसे कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को। फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये 14 अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस पॉजिटिव इन कंटेंट है इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, मतलब अगर किसी आदमी ने कोई क्राइम इक्वल सर्कमस्टेंसेस में किया है, मतलब सेम परिस्थिति में किया, तो उसे सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने दूसरी परिस्थिति में किया है तो उसी को वैसे ही वो दिया जाए। ये लोग हम इक्वल होना चाहिए इक्वल लोगों के बीच में। और ये भी कहते हैं कि एवरी लॉ मस्ट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन इग्नोरिंग द डिफरेंस इन सर्कमस्टेंसेस। ये कहता है कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर लॉ का सेम एप्लीकेशन होनी चाहिए, मतलब हर जगह एक ही लॉ यूज होना चाहिए, कि जबकि सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हों। जैसे मतलब कि कोई क्राइम 10 साल के बच्चे ने किया और कोई क्राइम 20 साल के व्यक्ति ने किया, तो हम दोनों एक दूसरे को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक दूसरे इक्वली करना चाहिए। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में 2 तरह के क्लासिफिकेशन है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। अगर हम क्लासीफाई करते हैं किसी क्वेश्चन तो रीजनेबल कौन सा होता है, ये पहले तब करता है प्रोविट्स क्लास लेगिस्लेशन, मतलब किसी को क्लास की एक क्लास के बंदे को एक जैसे वो ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब ये सबको इक्वल होता है, तो क्लास लेगिस्लेशन नहीं कर सकते हम। हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन 2 चीज़ें, रीजनेबल क्लासिफिकेशन में 2 चीज़ें वो करनी चाहिए। शुड बी ये इंटेलिजेंट डिफरेंशिया होना चाहिए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कोई मेन रीजन होना चाहिए जो जस्टिफाई हो सके लेकिन कि तुम इसे अलग कर रहे हो एक क्लास में से, तो इस चीज़ की रीजनेबल से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जो डिफरेंस किया है वो इरेशनल नेक्सस में आना चाहिए, कि कोई ऑब्जेक्ट करे तो उस चीज़ को तुम बता सको कि हम ये ऑब्जेक्ट गलत कर रहा है, ये हमने रीजनेबल वो किया है। तो इसमें केसेस हैं। तो सबसे पहला केस है चंजीत लाल चौधरी ओवरसीज यूनियन ऑफ इंडिया 1950। इसमें वो कहता है, इसमें मेरे क्वेश्चन है कैन ए सिंगल इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट ए क्लास, कि कोई क्या सिंगल इंडिविजुअल अपने आप को क्लास की तरह दिखा सकता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे अलग से क्लास बनाया गया है। तो इस केस में होता है कि कोई कंपनी होती है सोलापुर स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी, उसमें मैनेजमेंट हो रही थी, तो मैनेजमेंट कहती है कि हम इसे बंद कर देंगे, लेकिन क्योंकि वो ज़रूरी थी इसलिए पार्लियामेंट एक बिल पास करती है, सोलापुर स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी एक्ट, और एक्ट पास कर देती है तो और कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो उसमें जो एक शेयर होल्डर होता है वो हो जाता है कि मेरी कंपनी को जान पूछ के वो लिया गया है और कंपनी को छोड़ दिया गया है, तो मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे डिनाई किया है इक्वलिटी बिफोर लॉ को, मुझे
डिनाई किया गया है कि होर को तो अलग तरह से ट्रीट किया, मुझे अलग तरह से ट्रीट किया गया। तो इसमें सजेशन ने कहा था, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट एवरी लॉ मस्ट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल पर्सन हु बाय नेचर और अटैचमेंट और सर्कमस्टेंसेस। कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि एवरी लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए हर बंदे के लिए जो नेचर और अटैचमेंट सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हों। तो जब आर नॉट इन सेम पोजीशन, मतलब अलग अलग अगर सर्कमस्टेंसेस हर किसी को अलग तरह से ट्रीट किया जा सकता है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट की नहीं हो सकता। और ये कहता है कि प्रिंसिपल इक्वलिटी स्टेट को पावर भी देती है कि वो क्लासिफाई कर सके फॉर लेजिमेट पर्पज, मतलब जो उसका साक्ष्य सही हो तो वो अलग अलग कर सकती है, लोगों को ट्रीट कर सकती है। और सज्जद साहब ये भी कहते हैं कि एवरी क्लासिफिकेशन इन सम डिग्री लाइकली टू प्रोड्यूस सम इनइक्वालिटी। कि मतलब अगर हम इसमें देखेंगे, जैसे वो कंपनी के बारे में बताए थे कि शेयर होल्डर के साथ ये गलत हुआ, लेकिन कंपनी मिसमैनेजमेंट कर रही थी, बंद होने की वो कर रही थी, इसलिए इसलिए सरकार ने नया लॉ बना के उसे अपने अंदर रख लिया। अगर दूसरी कंपनी भी यही कर रही होती तो सरकार उसे भी कंट्रोल करती, लेकिन दूसरी कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए सरकार ने वो नहीं किया। और कोर्ट ये कहता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल, मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन मान्य है, लेकिन इसके लिए कुछ रियल और सबस्टेंशियल डेफिनेशन होना चाहिए कि रीजनेबल चीज़ सही है, वो होना चाहिए। इसमें दूसरा केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। इसमें वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट चैलेंज हुआ। मतलब इस केस में ये था कि वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट था जिसमें सर्टन जो मेन केसेस, सर्टन ऑफेंसेस के लिए जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल होता था। जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि इसमें कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट वाज टू वैग यू अनस्टैंड एंड एक्ट इज वायलेटिंग टू आर्टिकल 14। कोर्ट इस चीज़ में कहता है कि आर्टिकल 14 का ये जो एक्ट है वो उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इस एक्ट को वैध घोषित कर देता है कोर्ट, वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट को।